जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आपका जो 25 फरवरी को झारखंड बोर्ड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सोशल साइंस का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्नों पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये वीडियो झारखंड बोर्ड के लिए, बल्कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले भी जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और उनका भी एग्जाम में सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग पार्ट 2 तक वीडियो ले लिए था, पार्ट 3 का हम लोग वीडियो लेंगे। अगर आप लोग सहमत हो तो जो आपके चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी हम लोग करवा देंगे। लेकिन 2024 के लिए जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया था, एक बार आप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें हम लोग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वहाँ पे जो भी लिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना होगा, तो सेम क्वेश्चन है जो कि रिपीट हर साल होते रहता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो हर साल के लिए सेम होता है। तो वहाँ जाके आप देख लेना, ताकि डाउट्स जो भी आपके यहाँ पे हो रहे हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है विस्तार से, तो वहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करते दोस्तों आज के 40 प्रश्नों का। जो सबसे पहला प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें वहाँ की जो संस्कृति है ना उससे मिलजुल कर बनाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत बार कई दफे आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि रक्त और लोह का नीति आलंबन किसने किया था। और कभी कभी सीधा प्रश्न पूछेगा कि रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन या रक्त और लोह नीति जो है किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जिसने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह भी आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक का जो रचना है वो किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है वो 1930 को हुआ था, और इसी के 2 साल बाद यानी कि 1932 में पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर आपका जो 2 है भारत में राष्ट्रवाद, इसका मैंने एक मैंने वीडियो लिया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैंने लिया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स का। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा डिस्कशन इस पे किया हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बहुवृद्ध उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? देखिए, बहुवृद्ध उत्पादन मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन। तो ये सबसे पहला जो शुरू किया गया था ना वो अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका में किया गया था। बृहद उत्पादन की व्यवस्था जो है वो अमेरिका में किया गया था। अब इसके लिए क्या होता था ना कि एक चेन लाइन बनाया गया, जिसको हम लोग असेंबली लाइन बोलते हैं ना। तो असेंबली लाइन के द्वारा क्या होता था कि गाड़ियों के पार्ट्स पुर्जे जो है ना वो जो है जिसमें जो महीने भर का काम जो होता है वो एक दिन में हो जाता था और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था। तो यही वाला काम जो है बृहद उत्पादन की व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? देखिए, एक ऐसा मार्ग है जो एशिया को 2 बड़े देशों से जोड़ने का काम करता है, एक तो यूरोप से और दूसरा क्या उत्तर अफ्रीका से जोड़ने का काम करता है। तो इस मार्ग को क्या बोलते हैं? तो इस मार्ग को हम लोग बोलते हैं, इस रास्ते को बोलते हैं सिल्क मार्ग, यानी कि रेशम मार्ग बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में जो पहला जूट का जो मिल है वो सबसे पहले जो है बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप देखोगे ध्यान से कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्या है आपका? रासायनिक उद्योग, चीनी उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग। तो जो लोहा और इस्पात जो उद्योग है ना वो विश्व का सबसे बड़ा जो है उद्योग है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहला
प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? देखिए, पहला प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाना का बात कर रहा है, तो पहला जो छापा खाना है ना, वो किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक क्या है? यानी कि जापान का जो सबसे पहला, देखिए पुराना का मतलब क्या होगा? कि जो पहला होगा, तो जापान का जो सबसे पहला मुद्रित यानी कि छापा गया जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डायमंड। क्या है आपका? डायमंड सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का प्रश्न, अगर आप ध्यान से देखो कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे दो प्रकार की भाषा है, जर्मन और जो है आपका फ्रेंच, है ना, जो है जर्मन डच और जो फ्रेंच भाषा जो है ना, डच और फ्रेंच भाषा जो है वो बोले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह के भाषा एक्चुअली, एक तो आपके जर्मन भाषा बोलते हैं, एक डच भाषा बोलता है और आपका क्या? फ्रेंच भाषा। तो तीनों भाषा बोले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संघात्मक सरकार किस देश में है? देखिए, संघात्मक सरकार यानी कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सरकार है ना, वो बेसिकली दो भागों में काम करता है, एक तो राज्य सरकार, दूसरा क्या होता है आपका? केंद्र सरकार। ठीक है, तो ऐसी जो सरकार है वो केवल और केवल भारत में है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है, ये किस प्रकार का आपका देश है? तो ऑप्शंस क्या आपका? ईसाई बहुल, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईसाई रहते हैं, हिंदू बहुल, इस्लाम बहुल या सिख बहुल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्या होगा? ईसाई बहुल। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा जो है ईसाई लोग रहा करते हैं। अगला प्रश्न क्या आप देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत होता है? यानी कि जो विधानसभा चुनाव होता है ना, जिसमें अभी वर्तमान में आपने जयराम महतो का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, है ना, तो अब समझ ही सकते हो मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि कितना रहता है? तो याद रखिएगा कितना होगा? 5%, यानी लगभग 5% जो है महिलाएं जो है चुनाव में भाग लेने का काम करती है और जीतने का काम करती है। अगला प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो कि भारत में संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? धर्म प्रधान देश है, हिंदू देश है, मुस्लिम देश है या धर्मनिरपेक्ष है? तो यह धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक धर्म का जो है बहुलता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है, यानी कि सबसे अच्छी है? ऑप्शंस क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तंत्र या तानाशाही। तो आपका क्या होगा? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की जो सरकार है ना वो सबसे बेहतर मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग है? यानी कि भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके कितने अंग है? तो याद रखिएगा 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत के लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग क्या क्या है। आप मुझे कमेंट बताओ, क्योंकि ये जो है ना कि 3 अंग क्या क्या है, ये भी जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? और यह VBI प्रश्न है जो कि कितने बार पूछा गया पूछ नहीं सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी आंदोलन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है ना वो क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो मैंने पहले ही बोला है कि जब आप ना 8वीं कक्षा में आते हो तो आपको भाषाओं का ज्ञान होता है कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है। तो यानी कि क्या होगा? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को शामिल किया गया और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है आपका कि धर्म आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा नाम है। अगर धर्म के आधार पर बात किया जाए ना तो सांप्रदायिकता क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न है। तो धार्मिक आधार पर जो राजनीतिक होता है ना, राजनीतिक, उसी को सांप्रदायिकता बोलेंगे, यानी कि किसी एक धर्म को
ज्यादा मानना, यही आपके क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है जिसको याद करना है आपको। प्रश्न क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आपका राइट है ना, वो अधिकार जो है ना, वो कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन का जो राइट है वो अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है आपका ना, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश, अविकसित देश, अर्ध विकसित देश, और इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति का कमाना वो कितना कमा रहा है, अगर वो सबसे अधिक होगा ना तो उसको हम लोग विकसित देश बोलेंगे, यानी कि 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीर्थक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है। तो तीर्थक क्षेत्रक का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। याद रखिएगा कि 3 प्रकार के क्षेत्रक कार्यों को 3 प्रकार बांटते हैं। एक तो हो गया प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि आधारित काम होता है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें औद्योगिक आधारित काम होता है, यानी कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक से ही उपयोग कर द्वितीयक क्षेत्रक का उत्पादन किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाओं का सृजन होता है, यानी कि पहला दूसरा क्षेत्र को बढ़ने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए वो हम लोग क्या करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर का कि सामान्यता किस देश का विकास, क्या सामान्यता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई भी देश जो है कितना विकसित है। ऑप्शंस क्या है, प्रति व्यक्ति आय के जरिए, औसत साक्षरता दर के जरिए, लोगों का स्वास्थ्य और उपयोग सभी। तो देखिए ये तीनों का तीनों हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि कोई देश कितना आपका अधिक विकसित है। अब मान लो कि किसी देश में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन लोग जो है, और वहाँ का शिक्षा दर भी सही है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उस क्षेत्र में आप देखोगे कि आपका विकास नहीं हो सकता। या लोग तो अच्छे हैं, उनका वो पढ़े भी लिखे हैं लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आपका किसी देश का विकास नहीं कहेगा। यानी कि अगर कोई देश विकसित है तो उसमें 3 चीज होंगे, एक तो प्रति व्यक्ति आय जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, औसत साक्षरता दर भी जो है आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, और लोगों का स्वास्थ्य जो स्तर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। आगे बात करते हैं कितने प्रकार के क्षेत्र है। तो मैंने बोला था 3 प्रकार के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका क्या होता है तृतीयक, यानी कि तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी क्या होगा, सही होगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए ऋण के 2 स्रोत हैं, एक नियमित और एक अनियमित, यानी कि बोलते हैं एक तो हो गया आपका गैर ऋण स्रोत और एक होता है आपका ऋण स्रोत, ठीक है। तो देखिए आपके अनियमित अगर स्रोत का बात किया जाए तो वो आपका क्या होगा, व्यापारी और साहूकारी, यानी कि जो आपके व्यापारी लोग होते हैं और साहूकार होते हैं, ये अनियमित सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता है, ना ही आपका रेट फिक्स होता है यानी कि कितना ब्याज दिया जाएगा, ना ही जो है आपका जो है मैं बोल सकता हूँ कि रेट ना फिक्स होता है, और ना ही कोई नियम कानून होता है, उसके मन मुताबिक आपको चलना होगा। तो जो आपके अनियमित स्रोत है ना वो आपके क्या है, आपका व्यापारी और साहूकार, लेकिन नियमित जो सोर्स है वो आपका क्या होगा, सरकारी संस्थाएं और बैंक, ये आपके क्या होंगे, एक नियमित सोर्स होंगे। लेकिन जो आपके अनियमित सोर्स में आएगा व्यापारी है ना, साहूकार, सगे संबंधियों से लेना, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, आप इसको रट लो। प्रश्न क्या है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है या करेंसी कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है, यानी कि किन क्षेत्रों के जो लोग हैं ना जिनको वैश्वीकरण से कम लाभ हुआ है। तो जो कृषि काम करते हैं ना उनको कम लाभ हुआ है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र का उद्योग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। तो घर की बाजार को विश्व बाजार के साथ जोड़ना आपका वैश्वीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उदारीकरण क्या होता है, अवरोधों को हटाना, यानी कि बढ़ने के लिए जो भी जरूरत है ना उसको हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण। निजीकरण क्या है, तो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार स्थापित करना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा जो है ना इसे और किस नाम जानेंगे, तो इसे रेगड़ मृदा, क्या रेगड़ मृदा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और उपजाऊ के आधार पर दो मिट्टी होती है, खादर और बांगर मृदा, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न भी आया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो पठारी है, वो भाग क्या आपका पठार है। तो 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 27%। देखिए यहाँ पे पठार का बात क्या है, आपका कभी कभी पहाड़ पूछ देगा और कभी कभी आपका मैदान पूछ देगा। तो आप मुझे कौन बताओ कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है मैदान है और कितना भाग जो है आपका पहाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं। तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा बोलेंगे, ठीक है। आप ये बताओ कि झारखंड में क्या बोलते हैं, ठीक है, और जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के साइड में क्या बोलते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, और VBI प्रश्न है। अगर सुनहरा रेशा का बात किया जाए तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है, ये किसने कहा था, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, और बांध से भी कई सारे प्रश्न होते हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो है ना सबसे ज्यादा उड़ीसा, कहां पे आपके उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा अगर आपका अभ्रक पूछा ना तो अभ्रक में झारखंड मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और मैंने अभी इसका आंसर बताया था, जो कि मैंने ओरली क्वेश्चन पूछ दिया था, तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ से कुछ वन विहार कुछ अभ्यारण्य के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, ठीक है, जो है ना वन्यजीव संसाधन, वहाँ से प्रश्न आते हैं कि सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ना ये किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। क्या होगा, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से, यानी कि कितने प्रकार के आपके यातायात या परिवहन के प्रकार है। तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये उपयुक्त क्या होगा, सभी। और एक परिवहन है जिसको क्या बोलते हैं, पाइप परिवहन, याद रख लीजिएगा, जिसमें तेल है ना, गैस है ना, इसका परिवहन किया जाता है। तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सीमा सड़क संगठन है ना का गठन कब हुआ था। सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 1960। बॉर्डर रोडवेज है ना, बॉर्डर रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसका स्थापना 1960 को हुआ था। तो टोटल कुल मिला के जो 40 जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने अभी आपको करवाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद कर लेना है ना। अब हम लोग जो है लगभग 4 और वीडियो लेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव पे बात करेंगे, और अगर उसके बाद मॉडल पेपर आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि मैं 4, अब जो है ना अब 4 वीडियो लगातार आएगा, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव पे बात करेंगे, ठीक है, और फिर मॉडल पेपर पे करेंगे, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट उसको धीरे धीरे हम लोग करके खत्म कर लेंगे। अगर आप बोलोगे तो 2025 में भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हम लोग करवा देंगे एसएसटी का, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो अगर आप जोरदार कमेंट करते हो तो फिर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या कि आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।